हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, ट्राइलेटरल मीट हेल्ड आफ्टर 6 years लुक्स बियॉन्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स की इंडियन ओशन ट्रायोका की मीटिंग हुई है। तो ये 6 साल के बाद हुई है। तो कॉर्ड ग्रुपिंग के बाद एक और चीज़ ये हम कर रहे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए, ताकि हम अपना मैरीटाइम कोऑपरेशन बहुत अच्छा कर सकें इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि बीजिंग की हम देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर इंडो पैसिफिक में। और इसके अलावा यहाँ पर हमने मीटिंग में मॉरिशस और सेचल्स ये दोनों ऑब्जर्वर भी थे थ्रू द वर्चुअल मोड, और ये मीटिंग जो हुई है वर्चुअल मोड के थ्रू हुई है। तो सेंसिंग बीजिंग्स अग्रेशन इन द रीजन एंड बियॉन्ड, न्यू दिल्ली सेंट एनएसए अजय डोवाल टू कोलंबो टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजिक कोalition। इसके अलावा जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो कोलंबो भी गए थे स्ट्रैटेजिक कोalition बढ़ाने के लिए, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो सेशल्स गए थे। अब ये जो मीटिंग हो रही है इसमें किस किस बारे में कोऑपरेशन करने की बात की गई है। तो जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है उसमें ये बोला गया है कि हम अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे: टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, ड्रग्स, आर्म्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, एज दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट इन दीज एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न। तो अब हम अपने नेबरहुड को काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं और कोऑपरेशन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर हम कर्नाटका में देख लेते हैं कि वहाँ पर आईपीसी सेक्शन 366 का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंटरफेथ मैरिजेस को प्रिवेंट करने के लिए, कि इंटरफेथ मैरिजेस ना हो। तो इसमें मेनली ये है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स लव जिहाद जिसको बोलते हैं, हिंदुत्व जिसको मेनली लव जिहाद बोलता है, तो उसके लिए हम लॉ लेकर आ रहे हैं। तो अब कर्नाटक भी उसको फॉलो कर रहा है, पर उससे पहले भी हम बहुत कर्नाटका है जो आईपीसी का सेक्शन 366 यूज करता था इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने के लिए। तो हम देख लेते हैं पहले सेक्शन 366 है क्या। ये मेनली डील करता है किडनैपिंग, एब्डक्टिंग, कोर्सिंग अ वुमेन इनटू मैरिज। इट स्टेट्स हूएवर किडनैप्स और abducts any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, shall be punished। और पनिशमेंट के साथ साथ 10 साल का पनिशमेंट के साथ साथ फाइन के लिए भी लायबल हो सकता है। तो मेनली ये क्या है कि अगर आप किसी भी वेमेन को किडनैप कर रहे हो, एब्डक्ट कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो शादी करने के लिए, मेनली या तो आप उसे कंपेल कर रहे हो या तो उससे इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए उसे फोर्स किया जा रहा है, तो 10 साल की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी हो सकता है। तो जो ऐसे बीजेपी रूल्ड स्टेट से क्लेम कर रहे हैं कि वो स्पेशल लॉ लेकर आ रहे हैं, और जिनको मेनली हिंदुत्व आउटफिट्स ये कहते हैं कि लव जिहाद है, इंटर रिलीजियस मैरिजेस इन्वॉल्विंग हिंदू वेमेन, तो वो मेनली इस आईपीसी का यूज़ करते थे, आईपीसी 366 का। तो इसमें मेनली ये था कि हमने देख लिया आईपीसी सेक्शन 366 किससे रिलेटेड है। यहाँ पे एक इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 का है। वो क्या बोलता है कि एक पर्सन जो एडल्ट है 18 से ऊपर का, वो किसी के साथ भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है। तो ये है कि उसके पास अपना राइट टू फ्रीडम है, वो किसके साथ भी जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा फंडामेंटल आर्टिकल 25, वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स। मतलब जिसको जो रिलीजन प्रोफेस करना है, प्रोपेगेट करना है, वो कर सकता है। तो किसी पे भी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। तो ये जो लॉ है वो कहीं ना कहीं हमारी लिबर्टी को कम कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है। तो ये एक न्यूज़ थी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब मध्य प्रदेश क्या कर रहा है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मंडीज है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी फार्मर्स को ये लग रहा है कि धीरे धीरे एपीएमसी बंद हो जाएंगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना बंद हो जाएगा। तो फार्मर्स का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए शायद ये ऐसा किया जा रहा है, ऐसा बोला जा सकता है। इसमें ऐसा मेनली कहा गया है कि फार्मर्स को कॉन्फिडेंस जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज प्लानिंग to boost infrastructure at mandis in the state by setting up shops for subsidized agriculture products and malls similar to army canteens। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे शॉप्स सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिल सके, जैसे कि आपको पता है आर्मी कैंटीन्स में कैसे सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वैसे ही। और ये भी प्रपोजल है कि वहाँ पे 25% जो पेट्रोल पंप्स होंगे पायलट बेसिस पे वो वहाँ पर ही खुलेंगे। ये अभी तब ये जब कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज अभी पास किए गए सेंटर के द्वारा और प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स, तो उसके बीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एपीएमसी मंडीज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने की भी बात की जा रही है। तो वहाँ पर लोगों का कहना है व्हेन वी हैव एश्योर्ड दैट द मंडीज विल नॉट सीज टू फंक्शन। तो फार्मर्स का ये कहना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कि आप हमें लिख कर दो कि एपीएमसीज आप ये बंद नहीं करोगे और एपीएमसी हमेशा ऐसे ही फंक्शन करती रहेंगी, पर उन्हें ऐसे कोई बात राइटिंग में नहीं दी गई है। एक ये भी बात है यहाँ पर। The government is trying to portray a picture that mandis will not eventually shut down through these announcements so that we do not protest। तो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि गवर्नमेंट जानबूझकर एपीएमसी मंडीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कर रही है ताकि हमें लगे कि वो एमएसपी और एपीएमसी नहीं हटाएगी और हम प्रोटेस्ट ना करें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमें ये है कि वो शॉप्स इसलिए बना रहे हैं और हमें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, अल्टीमेटली ये सब बंद ही हो जाएगा।
तो ये सब बातें अभी हम देख लेते हैं. Amid the rising discontent against the controversial laws and fears of closure of mandis, the state government has tried to reinforce its stand that the marketplaces would continue to remain operational and will have no dearth of funding. तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जा रहा है, ताकि फार्मर्स को लगे कि सब कुछ वैसे ही रहने वाला हो, वो प्रोटेस्ट ना करें. अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं. ये बताया गया जैसे ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक बून की तरह आया है पैंडेमिक के टाइम में, पर ये बताया गया कि उसमें कितने ज़्यादा लूप होल्स और बच्चे उस लूप होल्स का कैसे यूज़ कर रहे हैं चीटिंग करने के लिए. यहाँ तक कि IITs में भी बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है. 95% बच्चे लगभग चीटिंग कर रहे हैं. तो जो ऑनलाइन टीचिंग है ये बून माना जा रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि पैंडेमिक में ऐसे कॉलेजेस खुलना, स्कूल्स खुलना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है. तो स्टूडेंट्स में हैव इमर्ज्ड विद एन अपर हैंड इन द सेटअप, जिसमें वो न्यू वेज फाइंड कर लिए उन्होंने चीटिंग करने के लिए, डिसऑनेस्टी करने के लिए, जिसमें एकेडमिक में बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी हो रही है. सेवरल रिपोर्ट्स की गई तो उससे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, उसमें क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करते हैं, कॉल्स पे कोलैबोरेट कर रहे हैं. तो ये सब हम देख रहे हैं. डेवलपिंग अ कॉमन प्रोटोकॉल फॉर ऑनलाइन इंटरनल एग्जामिनेशन. तो क्या IIT मद्रास के डायरेक्टर ने ये बोला कि हम क्या कर सकते हैं, एक हम कॉमन प्रोटोकॉल बना सकते हैं ऑनलाइन इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए, ताकि सिक्योरिटी और सैंक्टिटी रहे ऐसे सच एग्जामिनेशन की. तो यहाँ पर हमें सोल्यूशन मिल रहा है, जैसे कि ये सोल्यूशन दिया है. दूसरा सोल्यूशन, अभी ये सोल्यूशन नहीं, अभी तो हम ये प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. और जैसे ये है कि जैसे बायो ब्रेक्स होता है, फॉर एग्जांपल बच्चे ये बोलते हैं बाथरूम जा रहे हैं ये सब, तो वहाँ पर वैसे कॉलेजेस में तो आप चिट्स अगर उन्होंने कोई रखी होती है फटा देते हो, पर आप ये सब तो नहीं कर सकते. और अगर आप नहीं अलाउ करोगे स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वॉशरूम जाने के लिए, तो ये अगेंस्ट उनके पर्सनल लिबर्टीज़ के लिए, और इससे हेल्थ कंसर्न्स भी हो सकते हैं. और इसके अलावा हम ये भी नहीं कह सकते, मतलब IIT के प्रोफेसर्स का कहना है, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप कैमरा अक्रॉस रूम्स लगा दो, इससे उनके इंट्रूजन और प्राइवेसी होगा. तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं. तो क्या करना है क्या नहीं करना भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिस्टम अभी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है. और क्या क्या हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो ये पता चला कि ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स चीट कर रहे हैं. एक मेथड होता है रिमोट प्रॉक्टरिंग मेथड. इसमें क्या होता है, इज अ मेथड वेयर एन इन्विजिलेटर ओवरसीज द एग्जामिनेशन ऑन लाइव कैमरास. तो यहाँ पे जो इन्विजिलेटर हो रहा है वो ओवरसी कर सकता है एग्जामिनेशन ऑन लाइव कैमरास. पर पता चला है कि इससे भी ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे अभी भी चीटिंग कर ले रहे हैं. इसके बाद भी, सॉरी शायद ये पेज टर्न हो गया. तो यहाँ पर बच्चे उसके बाद भी चीटिंग कर ले रहे हैं. तो ये बोला गया कि एक ये सोल्यूशन हो सकता है कि प्रोफेसर्स बहुत लेंदी टेस्ट पेपर्स बना दें और कम टाइम दें, तो उसमें स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होगा कि वो किसी से डिस्कस कर सके, चीटिंग कर सके. पर उसमें भी हम देखें कि वो भी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित हुआ, क्योंकि इसमें भी चीटिंग हो पा रही है. तो हम वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें बहुत ही सेड हैविंग एन ऑनर कोड फॉर एग्जाम्स प्रिवेंट्स चीटिंग एट मोस्ट आईवी लीग कॉलेजेस. की एक ऑनर कोड होना चाहिए, मतलब पेनाल्टी इतना ज़्यादा लगा दो ऑनर कोड को ब्रेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स डरें किसी भी ऐसे माल प्रैक्टिस में होने के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल उनको वहाँ से रेस्टिगेट कर दिया जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, तो वो डरेंगे किसी भी मॉल प्रैक्टिस में होने के लिए. अभी चीज़ें बहुत कम है, पेनल्टी नहीं होती, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, इसलिए वो फिर इन सब प्रैक्टिस में इंडल्ज होने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं है. तो ये सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, एक दो सोल्यूशन जो भी हैं आप ये सब ध्यान रखिएगा. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं. यहाँ पर SCO की मीटिंग होस्ट होगी, उसको इंडिया होस्ट करेगा. तो अब हम देख लेते हैं. तो इंडिया इज होस्टिंग द समिट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इट गेन फुल मेंबरशिप ऑफ द इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग इन 2017. तो 2017 इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही इसकी मेंबरशिप दी गई थी SCO की, और ये इंडिया पहली बार होगा उसके बाद की होस्ट करेगा जब से मेंबर बना है. अब कौन से कंट्रीज हैं SCO में, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान भी और इंडिया भी है. तो ये सारे मेंबर्स हैं. इसके अलावा इसमें ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया. और इसका एक और स्ट्रक्चर है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. ये मेनली टेररिज्म पे फोकस करता है कि टेररिज्म को कैसे कम किया जाए. तो अब इसकी मीटिंग होने वाली है SCO की मीटिंग, और इस बार कौन होस्ट करेगा, इस बार इसको इंडिया होस्ट करेगा. तो हम देखेंगे इसमें कौन सी बातें होंगी, तो वो तो हम पढ़ ही लेंगे जब भी आएगा न्यूज़पेपर में. अब यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा गया है, तो अब हम देख लेते हैं. इसमें कुछ चीज़ें हैं, बस टर्म्स हैं कुछ, हम देख लेते हैं. CMI के डेटा के अकॉर्डिंग जो करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.68% है. जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो 41% है, और फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 25% है. 100 में से जो 100 लोग एम्प्लॉयड है उसमें से सिर्फ 11 विमेन है, और पैंडेमिक की वजह से जिनकी जॉब छूटी है उसमें से 11 में से 4 जॉबें विमेन की छूटी है. तो इससे पता चल सकता है कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा जॉब्स में. इसके अलावा ऑथर का ये कहना है कि जो इस गवर्नमेंट का बायस है वो रिच के तरफ बहुत ज़्यादा है. देखो इकोनॉमी में दो टर्म होते हैं, एक होती है अंडर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी, एक होती है ओवर हीटिंग. तो ओवर हीटिंग में क्या होता है, जब इन्फ्लेशन हो रहा होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, डिमांड डैम्पन हो रही होती है, फर्म्स इनकरेज होते हैं कि अपना प्रोडक्शन बढ़ा लें,
तो फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन हो रहा होता है तो मतलब कि डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, तो आप इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हो डिमांड और सप्लाई को रीस्टोर करके। तो ओवर हीटिंग के तो हमारे पास सोल्यूशन है, हम उसके लिए करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। पर ऑथर का कहना है कि इस गवर्नमेंट के पास अंडर हीटिंग के सोल्यूशंस नहीं है, और अंडर हीटिंग में ये जो भी कर रही है वो सब कुछ इनकेपेबल है सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑथर का ये कहना है कि ये मेनली गवर्नमेंट इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट्स, तो ये पुअर की हेल्प करने के बजाय अमीरों को ज़्यादा उनके टैक्स माफ करती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1,45,000 का उनको 45,000 करोड़ को बोनाजा दे दिया, उनको टैक्स कट दे दिया। तो ऑथर का कहना है कि वो मनी ये जो अमीर लोग हैं ये कभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप पुअर को देते तो वो फ्री राशन से कैश ट्रांसफर्स के रूप में देते, तो वो इकोनॉमी में यूज़ करते, उससे ओवरऑल डिमांड बढ़ती। लेकिन कॉर्पोरेट्स यूज द विंडफॉल टू डी लेवरेज एंड शोर अप देयर कैश होल्डिंग्स। कॉर्पोरेट्स ने इसको ना ही इन्वेस्ट किया और उन्होंने सिर्फ इससे अपनी कैश होल्डिंग्स बढ़ा ली। तो अगर यही पैसा हम गरीबों को देते तो इससे हमारी ओवरऑल डिमांड बढ़ती, वो फूड लेते, मिल्क लेते, मेडिसिन लेते, तो ये वाली बात थी। अब दूसरी बात ये सेल्फ रिलायंस और अटार्की। तो ऑथर का कहना है जैसे कि हम आत्मनिर्भर पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, तो ऑथर का ये बोलना है कि अगर आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ रिलायंस है तो ठीक है, लेकिन अगर आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि सेल्फ रिलायंस के नाम पर हम ये करें प्रोटेक्शनिज्म बढ़ा दें, एंटी फ्री ट्रेड रखें, टैरिफ्स बहुत ज़्यादा रखें, ऑटार्की रखें, लाइसेंस ना दें लोगों को, कंट्रोल्स रखें, बहुत ही डिस्क्रिशनरी रूल्स रखें, तो ये डिजास्टर है। ये नहीं करना चाहिए, हम प्रोटेक्शनिज्म ना करें, ठीक है। और फिर ऑथर ने ये बोला है कि हम ऐसे स्ट्रेंज वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे चाइना जो है वो कम्युनिस्ट चाइना, वो फ्री ट्रेड की बात करता है, ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, वहीं पे जो प्रेसिडेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स है वो बात करते हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे डेराइसिव हैं, WTO से बाहर आ जाना चाहिए फ्री ट्रेड के, कैसे वो अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज से बाहर आ गए। तो वो यही कह रहे हैं कि ये वर्ड कैसे एकदम उल्टा सा हो गया, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है वो प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहा है और जो कम्युनिस्ट कंट्री है वो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। फिर ऑथर ने कंपेयर किया है कि जैसे कैसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, तो मैं आपको बता देती हूँ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ होता क्या है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज अ टर्म रेफरिंग टू द लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो 1991 से पहले जो हमारी इकोनॉमी का मेनली लो एनुअल ग्रोथ रेट होता था उसी को ही हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। वो मेनली स्टैग्नेटेड था 3.5% के, उसी के आसपास रहता था 1950 से लेकर 1980 तक, और पर कैपिटा इनकम भी अराउंड 1.3% थी, तो वो भी बहुत कम थी। तो लो ग्रोथ को एक्चुअली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। It took India 30 years to break out of what the economist Professor Raj Krishna dubbed the Hindu rate of growth। तो हमें 30 साल लग गए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से बाहर आने के लिए, मतलब 1950 से 1980 तक लग गए। और ऑथर ने बोला हमारी हिस्ट्री कैसे ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करती थी, फ्री ट्रेड को सपोर्ट करती थी। तो ऑथर ने एग्जाम्पल दिए, हिंदू किंग्स ऑफ योर लाइक द चोला रूलर्स एंड द मौर्य रूलर्स वर विजनरीज आउटवर्ड लुकिंग एंड एक्सपेंडेड द इकोनॉमिक रीच ऑफ इंडिया टू एज फार एज चाइना, इंडोनेशिया एंड रोम। तो हमें जो चोला रूलर्स थे और मौर्य रूलर्स थे वो कितने ज्यादा विजनरीज थे, और उन्होंने जो ट्रेड थी उसको एक्सपेंड किया है, चाइना, इंडोनेशिया, रोम तक एक्सपेंड किया था। तब हम ट्रू ग्लोबलिस्ट थे और इंडिया का शेयर वर्ल्ड जीडीपी में 25% था। तो उस इंपीरियल डेज में जब हमारे पास ट्रेंड इकोनॉमिस्ट भी नहीं थे, तब हमने फ्री ट्रेड को एम्ब्रेस किया है, न्यू मार्केट्स को कैप्चर किया है, हमारे नेशंस की वेल्थ को कितना ज़्यादा बढ़ाया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम उस रिच लेगेसी की तरफ हमने अपनी बैक दिखा दी है और हम ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे हमारे लो ग्रोथ का एरा वापस आ जाएगा। तो ये आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल ये था, ये मेनली इस पर है कि जो दलित्स हैं वो अगर अर्बन एरियाज में जाते भी हैं तो वो वहाँ पर मेनली स्लम ड्वेलर्स बन के रह जाते हैं और उनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती है। तो ऑथर ने अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे डेटा भी दिए, हम डेटा भी देख लेते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं मेन्स आंसर राइटिंग में। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अकॉर्डिंग जो 2011-12 का डेटा था उसने ये बताया कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो दलित्स का है वो अर्बन एरियाज में 2028 रुपये है और जो रूरल एरियाज में वो 1252 रुपये है। और अर्बन दलित जो रूरल काउंटर पार्ट से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ये तो सच है कि अर्बन दलित रूरल काउंटर पार्ट से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित को अर्ज किया था कि अगर आपको अपने कास्ट ऑपरेशन से बाहर आना है, कि आपको कास्ट के लिए कैसे प्रताड़ित किया जाता है, तो आपको रूरल एरियाज छोड़ के अर्बन एरियाज जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन एरिया से ही आप अपनी इस कास्ट वाली आइडेंटिटी से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा द नियरली डेकेड ऑफ ओल्ड 2011 सेंसस डेटा हैज टू बी चूजन। तो उसमें क्या है, रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई स्लम्स इन अर्बन इंडिया। तो उस सेंसस के अकॉर्डिंग 37.7 करोड़ पीपल जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं, जिसमें से 4.7 करोड़ दलित हैं, मतलब ऑलमोस्ट वो 12.6% हो गए। और 2001 में कितने रहते थे, 79.6% थे, जो कि कम होकर 76.4% हो गए थे, और सेम पीरियड में अर्बन एरियाज में बढ़े थे। तो ऑथर ने बस ये बताया कि अर्बन एरियाज में दलित धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और रूरल एरिया में कम होते जा रहे हैं। पर ऑथर का ये कहना है कि अर्बन एरिया क्या कुछ डिफरेंट है दलित्स के लिए एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, या तो सेम है? क्या अर्बन एरिया में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द अर्बन फैब्रिक, क्या उनका सोशल इंटीग्रेशन हुआ है, या फिर वो किसी कोने में पड़े हैं, स्लम एरिया में पड़े हैं जहाँ पे पॉवर्टी एक्सक्लूजन है? तो ऑथर ने बोला अगर हम डेटा देखें 2011 के सेंसस का, तो दलित्स एक्सक्लूडेड है अर्बन फैब्रिक से और वो स्लम एरिया में ही रहते हैं मेनली।
अर्बन एरियाज में। This indicates how a large share of Dalits are compelled to live in inadequate housing devoid of basic services in urban area. The 2011 census showed that 12.6% of the population in urban India were Dalits. However, Dalits constituted 20.3% of the slum population. तो ऑथर का कहना है कि 12.6% अर्बन एरिया में दलित है और 12.6% में से 20.3% स्लम पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हैं कितना डिसप्रोपोर्शनेट है, कितने दलित्स का अर्बन एरिया में कितना नंबर है और उसके कंपैरिजन में स्लम एरिया में कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम वैसे देखें तो 3 में से 1 दलित स्लम एरिया में रहता है एंड 1 in every 5 स्लम dwellers इन अर्बन एरिया वाज अ दलित। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अर्बन एरियाज में भी वो सोशली इंटीग्रेटेड नहीं है, अर्बन फैब्रिक में नहीं है। द अबव डिस्कशन इनवेरिएबली प्रूव्स दैट दलित अर्बन रेसिडेंट्स आर डिस्प्रोपोर्शनली कंसंट्रेटेड इन स्लम्स। तो दलित अर्बन रेसिडेंट्स है वो डिस्प्रोपोर्शनली स्लम्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। कास्ट हायरार्कीज और आइडेंटिटीज जो उन्हें लगता है कि वो सिटीज में जाएंगे वो डिसअपियर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। कास्ट मैनिफेस्ट होता है हर जगह में। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे अपना घर रेंट पे भी नहीं देता है SC/ST को, भले वो SC/ST पे करने के लायक हो, तो ये भी हम देखते हैं। स्लम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट स्पेशल मैनिफेस्टेशंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डेप्रिवेशन सोशल एक्सक्लूजन। तो वो स्लम में रहते हैं तो इससे क्या होता है, उनको इकोनॉमिक डेप्रिवेशन होता है, उनको सोशल एक्सक्लूजन होता है, उनको बेसिक नीड्स नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं। तो अर्बन एरियाज में भी बेसिकली वो उनके साथ इनजस्टिस ही हो रहा है। द मार्जिनलाइज्ड बाय द इंडियन स्टेट इज सबजर्विएंट टू द स्ट्रॉन्ग परसिवरेंस ऑफ द कास्ट हेजेमनी इन इंडिया। तो ऑथर का ये कहना है कि भले हम कितने भी लिबरेट हो जाए, सरकार लिबरेट पॉलिसीज बना ले, उसके अलावा भी इंडियन स्टेट कितना भी कर ले, पर जो कास्ट हेजेमनी उससे इंडियन स्टेट कम ही कर पा रही है, क्योंकि कास्ट हेजेमनी अभी भी जो हम उनके लिए करते हैं उससे बहुत ऊपर है और अभी भी कास्ट के हिसाब से उन्हें डिवाइड किया जा रहा है, उनको कास्ट के अकॉर्डिंग उनको चीजें नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। द कास्ट क्वेश्चन इन इंडियाज अर्बन मार्जिनलिटी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन स्टेट टू स्ट्रेंथन इट्स रिसेंटली इरोडिंग सोशलिस्ट प्रॉमिस बाई एक्सटेंडेड एफर्मेटिव एक्शन टू अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर दलित्स इन अर्बन एरिया। तो ऑथर का ये कहना है कि जो इंडियन स्टेट बोलता है कि वो सोशलिस्ट है तो अपनी सोशलिस्ट प्रोसेस को निभाए, अपनी सोशलिस्ट प्रॉमिस को निभाए और अफोर्डेबल हाउसिंग और सारे जो बेसिक सर्विसेज है वो प्रोवाइड करे दलित्स को जो कि अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। तो मेनली आर्टिकल यही था कि दलित अर्बन एरिया में कितने ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेटली स्लम एरियाज में रह रहे हैं। तो सरकार का काम है जो कि उसने वादा किया कि वो सोशलिस्ट रिफॉर्म्स करती है, सोशलिस्ट प्रॉमिस करती है, तो उसको निभाए और उनको घर दे, अफोर्डेबल हाउसिंग दे, बेसिक सर्विसेज दे और अर्बन फैब्रिक में सोशल इंटीग्रेशन में उसे अच्छे से इंटीग्रेट करे। तो यहाँ पे एक डिजीज़ का नाम आया था बुलीमिया। तो ये डिजीज़ मेनली ये होती है जिसमें आप बिंज ईटिंग करते हो, उसके बाद आप जब आपको फिर लगता है कि वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया तो आप वेट कम करने के पीछे भागते हो। तो ऑथर ने ये बोला है, ये यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं इसमें कुछ आपको चीज़ें बता देती हूँ कि ऑथर ने ये बोला है कि अभी इतना ज़्यादा टाइम हो गया है लेकिन लोग तभी भी इसी पर हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ कैसा नहीं दिखता हूँ, तो हमें इससे बाहर आ जाना चाहिए। तो ऑथर ने बोला आजकल बॉडी पॉजिटिविटी एक मूवमेंट शुरू हुआ है जो कि बिगेन हुआ था टू अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, जो कि अभी मीडिया का टेंशन है। तो बॉडी पॉजिटिविटी का मैसेज क्या है, ये है कि टू प्रायोरिटाइज हेल्थ ओवर लुक्स एंड गेट ऑन विद लाइफ, बट आई रियली वंडर इफ एनीवन जेन्युइनली बिलीव्स इट। तो ऑथर ने बोला है कि हेल्थ ओवर लुक्स को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए और जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें कैसे हैं कैसे नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। तो ये मेनली इस पे आर्टिकल था। अब ईरान के सुप्रीम लीडर थे जो कि फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तो उनको इजराइल ने मार दिया है, ऐसा ईरान का इल्ज़ाम लगाया ईरान ने इजराइल पे कि उन्होंने मारा है। तो ईरान सुप्रीम लीडर promised on Saturday to retaliate for the killing of the Islamic Republic's top nuclear scientist, who the West and Israel believe was the architect of a secret Iranian program to make weapons. तो ईरान का ये कहना है कि वेस्ट और इसराइल को ऐसा लगता था कि वो ईरानियन का जो प्रोग्राम है वेपन्स बनाने का तो वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए उनको मार दी। द किलिंग विच ईरान प्रेसिडेंट वाज स्विफ्ट टू ब्लेम ऑन इजराइल थ्रेटन्स टू स्पार्क अ न्यू मिडिल ईस्ट कन्फ्रंटेशन। तो ये माना जा सकता है कि अब जैसे तेहरान इसराइल पे वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसराइल ने मारा, तो इससे क्या हो सकता है, इससे मिडिल ईस्ट कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब यूके जो है वो ब्रेग्जिट से बाहर हो रहा है, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो रहा है जिसके लिए ब्रेग्जिट हो रहा है, पर अब यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में कोई डील नहीं हो पा रही है। तो डील किस वजह से स्ट्रक है, तो उसमें 2 दिक्कतें आ रही हैं। पहला ये है कि यूरोपियन यूनियन का ये इंसिस्टेंस है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। यूके अगर यूके को वास्ट मार्केट एक्सेस करना है यूरोपियन यूनियन का, तो यूके को भी लेवल प्लेइंग फील्ड रखनी पड़ेगी। दिस वुड मीन दैट द यूके विल हैव टू मेक श्योर दैट इट्स रेगुलेशंस, मतलब जो भी यूके के रेगुलेशन किसी भी एरिया में, फॉर एग्जांपल वर्कर्स राइट, कंपटीशन, एनवायरमेंटल पॉलिसी, तो उसको सेम रखनी पड़ेगी ईयू से, यूरोपियन यूनियन से, तभी वो डील स्ट्रक हो पाएगी। दूसरी बात ये है, द अदर पॉइंट इज दैट कि जो यूके उसका ये कहना है कि ब्रिटेन के फिशिंग वाटर को ना यूज़ करें यूरोपियन यूनियन, पर यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि आपको अपने फिशिंग वाटर यूज़ करने देना चाहिए हमें। तो इन 2 पॉइंट्स की वजह से डील अभी स्ट्रक है। तो अब देखना पड़ेगा कि कभी डील साइन होती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर आ रहा है तो उसको एक ट्रेड डील साइन करनी है, वरना यूके को बहुत नुकसान हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि पंजाब ने सेंटर को बोरोइंग ऑप्शन ले लिया है।
तो अब जो बोरिंग ऑप्शन पंजाब ने लिया उसमें क्या है, उसमें स्पेशल विंडो फॉर बोरिंग्स टू मीट द शॉर्टफॉल अराइजिंग आउट ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इतना सेस ही नहीं कलेक्ट हुआ कि सेंटर स्टेट्स को कॉम्पनसेट कर पाए, तो इसके लिए सेंटर ने बोरोइंग की है स्टेट्स को और उनको पैसे दिए हैं। तो जो लोग भी ऑप्शन 1 जो भी सेंटर ने दिया है उसको लेंगे तो उसमें क्या होगा, वो और 0.50% ऑफ जीएसडीपी और ज़्यादा ले सकते हैं आउट ऑफ द 2% एडिशनल बोरिंग्स परमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अंडर द टर्म्स ऑफ ऑप्शन 1, besides getting the facility of a special window for borrowings to meet the shortfall arising out of GST implementation, states are also entitled to get unconditional permission to borrow the final installment of 0.50% of GSDP out of the 2% additional borrowings permitted by the government of India under आत्म भारत मिशन। तो इसमें आप 0.50% भी ले सकते हो, इसके अलावा ये भी है। तो जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो सेंटर ने स्टेट्स को ये बोला था कि अगर आपको जीएसटी की वजह से कम टैक्स कलेक्ट होता है तो सेंटर आपको कॉम्पनसेट करेगा। तो इसके लिए सेंटर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी लगाता था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से वो सेस उतना कलेक्ट नहीं कर पाया कि वो स्टेट को कॉम्पनसेट कर सके, इसलिए अब सेंटर को बोरो करके देना पड़ रहा है स्टेट को। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अब 0 को मैंडेटरी कर दिया फॉर लैंडलाइन टू मोबाइल कॉल्स फ्रॉम जनवरी 15। तो इसलिए कर दिया है क्योंकि अब नंबर बहुत कम हो गए थे, जो 9 से नंबर शुरू होते थे वो ऑलमोस्ट सारे खत्म हो चुके थे, तो और भी ज़्यादा नंबर होने चाहिए इसके लिए। तो अब जब 0 कर दिया तो इन द नियर टर्म इटसेल्फ द एक्सरसाइज विल रिजल्टिंग इन जनरेटिंग ऑफ 253.9 करोड़ नंबर्स। तो अब 253 करोड़ नंबर्स और नए जनरेट हो सकते हैं, इसलिए किया गया। तो द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज मैंडेटेड प्रीफिक्सिंग 0 फॉर ऑल कॉल्स बीइंग मेड फ्रॉम फिक्स लाइन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 0 प्रीफिक्स अब कंपलसरी कर लिया अगर आपको किसी लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर करना है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको न्यूज़पेपर पसंद आता तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप कुछ एडिशन कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं।